जीवन अखंड है, उसे टुकड़ों में बाँटकर नहीं जिया जा सकता। यदि हम किसी उद्देश्य को चुनते हैं, तो फिर हमें अपने पूरे अस्तित्व को उस उद्देश्य के पीछे लगाना पड़ेगा। उसे ही अपना जीवन बनाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त किसी और चीज़ के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा फिर। नमस्ते, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जिनका आज जयंती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल के दत्त परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। बचपन से ही देश प्रेम और समाज सेवा के प्रति जागरूक रहने वाले सुभाष चंद्र बोस जब युवा होते हैं तो अपनी पढ़ाई करने के लिए वो फिर लंदन जाते हैं। लंदन में वो अकेले ही जाते हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए। कैम्ब्रिज कॉलेज का उन्होंने चयन किया और अपने पिताजी के आदेश के अनुसार उन्हें आईसीएस की तैयारी करने के लिए भेजा गया था। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज का यूपीएससी के माध्यम से हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, आईएएस जिसको बोलते हैं, उसकी तैयारी के लिए वो लंदन गए थे। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। जीवन अखंड है, इसे टुकड़ों में बाँटकर नहीं जिया जा सकता। यदि हम किसी उद्देश्य को चुनते हैं, तो फिर हमें पूरे अस्तित्व को उस उद्देश्य के पीछे लगाना पड़ेगा। उसे ही अपना जीवन बनाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त किसी और चीज़ के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा फिर। इतना बड़ा बात पता है उन्होंने कब बोली थी? ये उन्होंने बोला था जब वो मात्र 23 साल के थे, उससे पहले ही। और क्यों बोला था इसको हम थोड़ा बहुत विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली 1921 में वो लंदन में थे, कैम्ब्रिज में, जब उन्होंने आईसीएस की परीक्षा का एग्ज़ाम दिया और वो चयन हो गए और उनका लास्ट अटेम्प्ट था वो यूपीएससी का। तो यूपीएससी तो नहीं था उस समय, इंपीरियल सर्विसेज था, इंडियन एंड इंपीरियल सर्विसेज। उस समय उनका ओवर एज हो गया था और वो लास्ट एग्ज़ाम था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं पास कर पाऊँगा। उन्होंने कुछ अपनी गलतियों के बारे में इस बुक में लिखा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली उनका एक संस्कृत का पेपर था जिसमें इंग्लिश को संस्कृत में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करके लिखना था। तो उन्होंने सोचा क्या कि पहले हम इस बात को रफ में लिख लेते हैं, बाद में उसको फेयर करके लिख देंगे कॉपी में। लेकिन टाइम कम बच पाया और वो थोड़ा-सा ही फेयर कर पाए थे, बाकी उनका छूट गया, इसलिए उनका 150 नंबर वेस्ट चला गया, नहीं आ पाया। उन्होंने घरवाले को बोल दिया कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है लेकिन मैं पास करने वाला नहीं हूँ, उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी आपको ताज्जुब होगा इस बात को जान के कि उस परीक्षा में उनको चौथा रैंक आया था। ऑल ओवर मतलब जो सर्विस में जो रैंक आता है उसमें उनका चौथा स्थान आया था। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद वो फिर कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि आज के समय में यूपीएससी की परीक्षा पास करना हर युवा की मतलब तमन्ना होती है। हर कोई चाहता है, वो चाहता है कि हम आईएएस बने, ठीक है? उससे बेस्ट सरकारी जॉब और क्या हो सकता है ना? लेकिन एक तरफ वो थे जो अपनी सरकारी नौकरी को जॉइन नहीं करना चाहते थे। कारण क्या था और उनके मन में क्या चल रहा था, इसको हम उनके ही मुँह से है ना सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये किताब उन्होंने लिखी है एक भारतीय तीर्थयात्री। और इस किताब को वो पूरा नहीं कर पाए थे, आधा ही लिख पाए हैं। फिर भी इस बुक में उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को जो चिट्ठी लिखी है लंदन से, उसमें उन्होंने अपने भाई से मार्गदर्शन की अपेक्षा करी है, क्योंकि उनके पिताजी का एक पीयर प्रेशर था। वो चाहते थे कि सरकारी नौकरी को ज्वाइन करे मेरा बेटा और ऊँचे से ऊँचे पद पर जाए, चीफ सेक्रेटरी बने। शायद उनके लिए बहुत आसान भी होता कि प्रतिभा तो था ही और सरकार के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते, अगर मतलब चापलूसी करते तो बड़े से बड़े पद पर भी वो जा सकते थे। लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था वो आज हम पढ़ते हैं।
एक्चुअली उन्होंने इस किताब में लिखा है कि वो जो परीक्षा दिए थे ना यूपी आईसीएस का, उसके बाद उनको उम्मीद नहीं था कि मैं पास करने वाला हूँ, तो फिर वो एमए की प्लानिंग कर रहे थे कि हम एमए की पढ़ाई करेंगे और सर्विस तो होगा नहीं, बट इत्तेफाक से उनका हो गया था। आईसीएस का परीक्षा परिणाम सन 1920 के सितंबर मध्य में घोषित हुआ था। उसके कुछ दिनों के बाद 22 सितंबर एसेक्स के एक समुद्री तट पर छुट्टियां बिताते हुए उन्होंने यह खत लिखा। मुबारकबाद वाले उस तार को पाकर मुझे इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत। मुझे नहीं पता कि आईसीएस की परीक्षा पास करके मैंने सचमुच कोई तीर मारा है या नहीं, किंतु यह सोचकर अवश्य मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है कि इस खबर ने कितने सारे लोगों, विशेषकर हमारे माता पिता को इस निराशा भरे दिनों में आशा और उत्साह से भर दिया है। मैं यहाँ श्रीमान बी के घर में बतौर पेइंग गेस्ट ठहरा हुआ हूँ। श्रीमान बी खालिश अंग्रेजी मिजाज के व्यक्ति हैं, व्यवहार से सुसंस्कृत, विचारों से उदार, मनोभावों से महानगरीय। श्रीमान बी के मित्रों से रशियंस, पोल्स, आयरिशमैन तथा अन्य कई राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल हैं। वे रमेश दत्त तथा टैगोर की प्रशंसा रचनाओं के प्रशंसक हैं। आरसी दत्त का नाम आपने सुना होगा, रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने यूपी आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। इधर मेरे पास आईसीएस की परीक्षा में सफलता को लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन मेरे मन में सरकारी नौकरी करने को लेकर कोई खुशी नहीं है। अगर मैंने इस नौकरी के लिए हामी भरी भी, तो यह एक मन मारकर किया जाने वाला कार्य ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आईसीएस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। बेशक ऐसा करने पर ज़िंदगी भर के लिए एक मोटी तनख्वाह और फिर अच्छी खासी पेंशन का इंतज़ाम हो जाएगा, और अगर कहीं मैं खुद को हद दर्जे का निष्ठावान साबित करने में कामयाब रहा, तो मेरे कमिश्नर बन जाने की भी पूरी संभावनाएं होंगी। वैसे प्रतिभा के साथ अगर निष्ठा या स्वामी भक्ति का यथेष्ट मिश्रण हो, तो व्यक्ति के लिए किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के पद तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि टैलेंट के साथ साथ अगर आप सरकार की चापलूसी करेंगे, तो बड़े से बड़े पद को प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या यह सब मेरे जीवन का मकसद हो सकता है? क्या यह जीवन के सर्वोच्च आदर्शों का स्थान ले सकता है? क्या यही सब करते करते अपनी जिंदगी तमाम कर लेना बुद्धिमानी होगी? माना कि सिविल सर्विस के माध्यम से आपको तमाम सांसारिक सुखों की प्राप्ति संभव है, किंतु क्या ये सुख सुविधाएं अपनी आत्मा की कीमत पर प्राप्त की हुई नहीं होंगी? अगर कोई यह कहता है कि सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए निर्धारित की गई सेवा शर्तों का पालन करते हुए भी जीवन के उच्चतम आदर्शों को बरकरार रख सकता है, उन पर चलता रह सकता है, तो मैं इसे सिवाय उसके झूठ और पाखंड के कुछ नहीं मानूंगा। आगे वो लिखते हैं, असल में इस पत्र से आप उनकी तत्कालीन जो मानसिक स्थिति थी ना, उनका आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर इतनी प्रतिभा हो कि आईसीएस की परीक्षा में चौथा रैंक ले आए और वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक तरफ वो मानसिक द्वंद्व से लड़ रहे थे, अपने विचारों से लड़ रहे थे। आगे वो लिखते हैं कि इस सर्विस को अपनाने के बाद इंसान को जीवन में किसी भी तरह के जोखिम या अनिश्चितता, सफलता असफलता की चिंता का सामना करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे जैसे उल्टी बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम प्रतिरोध वाला मार्ग सबसे अधिक दुखदाई मालूम पड़ता है। मतलब जहाँ पे कम चैलेंज हो, उसमें उनको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होगा, ऐसा वो लिखते हैं। अगर जीवन में संघर्ष न हो, कोई जोखिम न हो, तो ऐसे जीवन में क्या खाक मजा आएगा? जीवन की अनिश्चितताएं उसे कैसे डरा सकती है, जिसके हृदय में कुछ पाने की लालसा ही न हो, सुख को सहेजने की चिंता ही न हो। आगे वो लिखते हैं, मुझे पता है कि आईसीएस की चकाचौंध आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, किंतु पिताजी तो अपने भाई को वो लिखते हैं, चूँकि उनके भाई समझते थे उनकी बात को, और कई बार उन्होंने उनको मार्गदर्शित भी किया था। जब एक बार वो 5 साल पहले, लगभग 1921 से पहले, वो किसी दुविधा से ना
दुविधा में थे, तो उनके भाई ने उनको मार्गदर्शन किया था। फिर वो आगे लिखते हैं अपने भाई को कि मुझे पता है कि आईसीएस की चकाचौंध आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, किंतु पिताजी तो इस्तीफे के मेरे निर्णय के विरोध में ही खड़े होंगे। वे तो चाहेंगे कि मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, लाइफ में सेटल हो जाऊं, और इसीलिए मुझे लगता है कि इन आर्थिक एवं भावनात्मक कारणों के चलते मैं जो भी निर्णय करूँगा, वह मेरी मर्ज़ी होकर भी मेरी मर्ज़ी नहीं होगी। लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर मेरे पास विकल्प होता, तो मैं हरगिज़ इंडियन सिविल सर्विसेज़ जॉइन नहीं करता। ये उनकी बातें हैं। आगे वो लिखते हैं कि अगर मैं ऐसा करता भी हूँ, तब भी इस बात की क्या गारंटी है कि किसी दिन पानी सर से ऊपर चले जाने की स्थिति में मुझे इस्तीफा देने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसी कोई स्थिति आज से 5 या 10 साल के बाद पैदा होती है, तो उस समय मेरे पास कोई दूसरी लाइन चुनने का विकल्प भी बाकी नहीं बचेगा। जबकि अभी मेरे पास समय है कि मैं किसी और कैरियर के लिए तैयारी कर सकूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 साल के बाद या फिर कुछ साल के बाद कैरियर को जॉइन करने के बाद वो अपना क्रांतिकारी तेवर दिखाते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि आईएएस को या फिर आईपीएस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और छोटे-मोटे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो इस बात का उन्हें पता था कि 5-10 साल के बाद ऐसा मेरे साथ होगा, तो फिर हम दूसरा कौन-सा विकल्प अपना सकते हैं? कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए वो बोले थे कि अभी मेरे पास समय है और हम दूसरा कैरियर अपना सकते हैं, दूसरे फील्ड में अपना एक रास्ता तैयार किया जा सकता है। फिर वो आगे लिखते हैं, एक बार मैं सर्विस के कंफर्ट जोन में चला गया, मतलब नौकरी को ज्वाइन कर लिया, तो फिर यह आदर्शों का जो भूत मेरे ऊपर खुद ब खुद उतर जाएगा, मेरे सिर से खुद ब खुद उतर जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मैं उस दुष्प्रभाव की गिरफ्त में न आने के लिए कृत संकल्पित हूँ। मैं विवाह नहीं करने वाला हूँ, अतः सांसारिक झमेले मुझे कोई भी ऐसा निर्णय करने से नहीं रोक पाएंगे जो आत्मिक रूप से मुझे सही लगता हो। अपनी प्रकृति को देखते हुए मुझे संदेह है कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार साबित हो सकूंगा। मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत प्रतिभा और क्षमता मेरे पास है, उसे किसी और काम में लगाकर मैं अपना तथा अपने देशवासियों का ज़्यादा भला कर सकता हूँ। फिर वो आगे लिखते हैं कि मैं इस समय एक दोराहे पर खड़ा हूँ और किसी भी तरह का समझौता मेरे लिए संभव नहीं है। या तो मुझे इस सड़ी हुई और निकम्मी सर्विस को त्याग कर पूरे मन से देश सेवा के कार्य में लग जाना होगा, या फिर अपने तमाम आदर्शों, सिद्धांतों तथा सपनों को पूरी तरह तिलांजलि देकर सर्विस में दाखिल होना पड़ेगा। मतलब या तो अपने देश की सेवा के लिए है ना लग जाए, जिससे कि अपने आदर्शों को जिंदा रख सके, या फिर उन सबको सारे आदर्श सिद्धांतों को विदा करके सरकार की नौकरी को स्वीकार कर ले। मैं जानता हूं कि इस तरह के दुस्साहसी और खतरनाक लगने वाले प्रस्ताव को सुनकर हमारे कई सारे रिश्तेदार हल्ला मचाएंगे, लेकिन मुझे न उनकी राय की चिंता है, न वाहवाही की और न ही उनके तानों की। लेकिन आपके आदर्शवाद में मेरी गहरी आस्था है और यही कारण है कि मैं आपसे समर्थन की अपील कर रहा हूँ। 5 वर्ष पहले भी आपने नैतिक संबल ने ही मुझे विध्वंसक परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करने की प्रेरणा दी थी। ये उनके शब्द हैं। फिर आगे वो लिखते हैं, मैं पिताजी और माताजी को भी लिख चुका हूँ कि वे मुझे सेवा और संघर्ष का मार्ग चुनने की अनुमति प्रदान करें। मतलब वो देश सेवा और जो उसके रास्ते में जो संघर्ष आने वाले हैं, उसके लिए वो अनुमति मांग रहे थे अपने पिताजी से। संभव है कि वे यह सोचकर चिंतित हो उठें कि मैं जिस मार्ग पर चलने की अनुमति चाह रहा हूँ, वह कहीं मेरे भविष्य को दुश्वारियों से न भर दे। लेकिन मैं दुश्वारियों से नहीं घबराता, बल्कि मैं तो हरदम उन्हें गले लगाने को तैयार बैठा हूँ। आगे वो 23 फरवरी 1921 को लिखा जो खत लिखे थे वो बड़ा दिलचस्प है।
वो लिखते हैं कि जब से आईसीएस का परिणाम घोषित हुआ है, तभी से मैं लगातार खुद से यह सवाल पूछता आ रहा हूँ कि मैं सिविल सर्विस में रहते हुए अपने देश के लिए अधिक से अधिक उपयोगी साबित होऊँगा या उसके बाहर रहकर। अब लेकिन मुझे पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ कि बजाय एक विदेशी नौकरशाही का सदस्य बनने के, मैं अपने लोगों का हिस्सा बनकर कहीं बेहतर ढंग से देश सेवा कर सकूँगा। इस बात से मुझे इनकार नहीं है कि नौकरशाही में मौजूद व्यक्ति के पास काफ़ी हद तक लोगों का भला करने की पावर होती है, किंतु नौकरशाही के प्रति निष्ठा की बेड़ियों में जकड़े हुए उसके हाथ उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन वही व्यक्ति अगर चाहे तो इन बेड़ियों से मुक्त होकर बिना सत्ता की शक्ति के भी मात्र अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश और लोगों की भलाई के बड़े-बड़े कामों को अंजाम देने में समर्थ हो सकता है। आगे वो लिखते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की बुलंद इमारत केवल त्याग और संघर्ष की भूमि पर ही खड़ी की जा सकती है। लेकिन यदि कहीं हम अपनी रोजी-रोटी की जुगाड़ की दुहाई देने तथा अपने हित साधने में ही जुटे रहें, तो मुझे नहीं लगता कि स्वराज का सपना आने वाले 50 सालों में भी साकार हो सकेगा। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति या कम से कम हर एक परिवार अपने हिस्से का मूल्य मातृभूमि को अर्पित करे। लेकिन पिताजी मुझे मेरा हिस्से का बलिदान चढ़ाने से रोक रहे हैं। हालाँकि मैं इतना बेदिल भी नहीं हूँ कि मैं उनके इस कृत्य के पीछे छिपे प्रेम तथा लगाव को न समझ सकूँ। मैं जानता हूँ कि वे जो कुछ भी सोच रहे हैं, वह मेरी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। उनका यह सोचना भी स्वाभाविक है कि संभवतः मैंने जल्दीबाजी में आकर या युवा अवस्था के जोश और जुनून में आकर गलत निर्णय लिया है। लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर ज़रा-सा भी संशय नहीं है कि किसी न किसी को तो त्याग और संघर्ष रूपी मूल्य चुकाना ही होगा। यदि वह मूल्य चुकाते समय कोई और आगे आ गया होता, तो फिर भी मेरे पास इस एक वजह हो सकती थी, पीछे हटने या बारी का इंतज़ार करने की। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए या कुछ और, अभी तक तो कोई और आगे आते दिखता नहीं है। एक्चुअली उस समय क्या होता था, लोग आईसीएस की परीक्षा जब पास करते थे ना, तो उसके बाद वो सरकारी नौकरी को ही जॉइन करते थे। कोई उस समय त्याग जैसा आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस वह आदर्श प्रस्तुत करना चाह रहे थे, और इसीलिए वो आदर्श और अपने नौकरी के बीच द्वंद्व में फंसे हुए थे। आगे वो लिखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के अब तक के इतिहास में एक भी भारतीय ने स्वेच्छा से देश के काम के लिए सिविल सर्विस से इस्तीफा देने का प्रयास नहीं किया है। समय आ गया है कि जब हम सिविल सर्विस जैसे ऊंचे सरकारी पदों पर बैठे भारतीयों को अपेक्षाकृत छोटी सरकारी नौकरियों में लगे लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। और यदि सरकारी नौकरियों में लगे तमाम भारतीय सरकार के प्रति निष्ठा का त्याग कर सके, या कम से कम ऐसा करने की इच्छा ही पैदा हो जाए उनके मन में, तो सरकारी मशीनरी को ढाने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि उस समय भी सरकारी नौकरी के प्रति लोगों में बहुत अधिक आकर्षण होता था, और सरकारी नौकरी मिलने का मतलब होता है कि भगवान मिल जाना। वो मेंटलिटी आज भी बनी हुई है ना। तो आगे सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली वो ना बहुत जल्दीबाजी में थे। असल में उस समय जो देश का माहौल था, 1921 का माहौल, और देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। आपको पता है, असहयोग खिलाफत आंदोलन बहुत जोरों पर था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो वो भी उसमें खूब हिस्सा लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि सरकार को गिराने का सबसे अच्छा या फिर नुकसान पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको सहयोग नहीं करना। तो आगे वो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि कौन जाने इन 6 महीनों के दौरान गंगा में कितना पानी बह चुका होगा। आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि उनके भीतर कितना मतलब वो उत्कंठा था, कितने वो बेचैन थे देश सेवा के लिए। कौन जाने इन 6 महीनों में के दौरान गंगा में कितना पानी बह चुका होगा। सही समय पर सही और पर्याप्त प्रतिसाद के अभाव में समूचा आंदोलन बिखर सकता है, और यदि कहीं प्रतिसाद आने में ज़रूरत से ज़्यादा देर होती, तो उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। उस समय हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़्यादा मतलब चरम सीमा पे थी, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारा देश एक साथ एकत्रित हो गया था, है ना।
फिर आगे वो अपने भाई को लिखते हैं कि किसी भी सरकार को गिराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे अपना सहयोग वापस लेना। मैं यह इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यह टॉलस्टॉय का सिद्धांत है या मैंने गांधी से इसे अपनाया हुआ है। हालाँकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत मानते थे, उन्होंने ही उन्हें महात्मा कहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं स्वयं इसमें विश्वास करने लगा हूँ। मैं अपना इस्तीफ़ा भिजवा चुका हूँ, किंतु उसको स्वीकार किए जाने की सूचना मुझे अब तक नहीं मिली है। इसी बीच क्या हुआ, वो एक तरफ तो अपने भाई को चिट्ठी लिखते हैं, दूसरी तरफ अपने पिता को चिट्ठी लिखते हैं, तीसरी तरफ वो खुद ही अपना डिसीजन भी बना लेते हैं कि मैंने अब चूँकि कितना बार लगातार वो चिट्ठी भेज चुके हैं अपने भाई को। फिर आगे वो लिखते हैं कि मैं अपना इस्तीफ़ा भिजवा चुका हूँ, किंतु उसे स्वीकार किए जाने की सूचना मुझे अब तक नहीं मिली है। ऐसे करके वो आगे लिखते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी चिट्ठी के बारे में अपने इस्तीफ़े के बारे में लिखा, तो उनके इस्तीफ़ा को स्वीकार नहीं किया गया। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये तो करना ही नहीं है। तो फाइनली जाके उनको वहाँ के अधिकारी ने उनको धमकी जैसा स्वर बोला, लेकिन उनको पता था कि सुभाष चंद्र बोस तो डरने वाले नहीं हैं। फाइनली उन्होंने नौकरी को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने वही चुना जिसको करने के लिए वो जन्म लिए थे। और आगे उन्होंने क्या किया आपको खूब पता है। तो ये मैंने अपनी टूटी-फूटी भाषा में उनके जीवनी का थोड़ा-सा एक भाग आपको सुनाया। आपने इतने देर तक हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से हम अपने सबसे चहेते क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के जयंती की आपको शुभकामना देते हैं। आपके पास समय मिले तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा एक भारतीय तीर्थयात्री। उन्होंने मात्र 2 ही किताब लिखी है। ये किताब उन्होंने लिखी थी जब वो बहुत संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। इस किताब को पढ़ेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा कि असल में वो व्यक्ति कैसा सोच रहे थे। पतली सी किताब है, बहुत सस्ती भी है, शायद मिल जाए अमेज़न पे, तो इसको पढ़िएगा, एक भारतीय तीर्थयात्री, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।